अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। कुटुंब प्रबोधन के इस नवीन सत्र में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज एक बहुत ही अलग सा विषय लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विषय का शीर्षक है अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम के साथ में अपने विद्यार्थियों को कैसे हम सहज तरीके से इंटरकनेक्ट करते हुए देखेंगे। हमने देखा कि अंग्रेजी विषय के प्रति हमारे समाज में हमारे यहाँ के वातावरण में एक चूँकि ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय हैं और हमारी संस्थाओं में भी मध्यम वर्गीय विद्यार्थी ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो एक अंग्रेजी भाषा को लेकर एक अलग प्रकार का एक डर सा और एक खौफ सा विद्यार्थियों में, अभिभावकों में। और आपकी इस भावना को पढ़ाई के जरिए से बहुत जगहों पर उसको उस भाषा को सिखाने के नाम पर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी कीमत अर्थ के रूप में, पैसे के रूप में हमारे अभिभावकों को चुकानी पड़ती है। एक प्रकार का वातावरण समाज में बना हुआ है कि इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से पढ़ने पर विद्यार्थी कामयाब होंगे या तरक्की करेंगे, इस तरह का वातावरण बना हुआ है। हम देखते हैं कि पिछले करीब मुझे ध्यान आता है कि 20 से 25 वर्षों से निरंतर शिक्षा के इस पवित्र जो है क्षेत्र में हम लोगों ने जो काम किया, उसमें कुछ हम लोगों ने ऐसे अनुभव भी लिए, जैसे हमने आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था शुरुआत में। उसके बाद में हमने देखा कि जिन विद्यार्थियों के माता पिता नहीं हैं, उनको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं, उसके लिए काम शुरू हुआ। उसके बाद सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके हमने ऐसे विद्यार्थियों को भी एजुकेट करने का काम किया जो विद्यार्थी राजकीय शरणालयों में रहते हैं। उनको सरकार के माध्यम से उनको पढ़ाने के इंतजाम किए जाते हैं, उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं होता। उनको पढ़ाने के लिए हमने देखा कि ऐसे परिवारों में अंग्रेजी के प्रति उसको आदर का भाव तो नहीं कहा जाएगा, उसको सीखना भी चाहते हैं, उससे डरते भी हैं। तो अब उस भावना को हमारे अंदर वो कैसे आ गई, एक संकीर्ण विचारधारा हमारे अंदर कैसे आ गई, वो किन किन जगहों पर हमारे अंदर आती है और कहाँ कहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस हमको समझ में आती है, कहाँ कहाँ पर उसको समझकर हम खींचने लगते हैं और किस तरह से आसानी से हम उसको उसको सीख सकते हैं और सीखकर सहज तरीके से उसको अपने दैनिक कार्यकलापों में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके प्रति भय को अपने अंदर से ख़त्म करके दूसरों को भी अवेयर कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा आज हम करने वाले हैं। हमने देखा कि हमारे देश में बताया गया कि भाई आज़ादी 1947 में हमको मिली, उससे पहले हमारे देश में फलाने लोगों ने देश को कैप्चर किया हुआ था। उससे पहले बहुत सारे और कंट्रीज़ के लोग, कुछ लोग आए जो यहाँ उसको लूटे। उसमें डच थे, होण थे, मंगोल भी यहाँ पर आए, इतिहास में हमें बताया गया। उसके बाद में आपके पुर्तगाली यहाँ पर आए और उसके बाद में हमारे लास्ट में बताया गया कि भाई अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों से हमारे देश के बहादुर लोगों ने और देश के जो जांबाज थे, देश के लिए समर्पित लोग थे, जिन्होंने यहाँ की मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया और उनको यहाँ से हटाया और स्वयं राजकाज इस देश का अपने हाथों में लिया, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। तो जब जो संस्कृतियां इस देश में आई, उन संस्कृतियों ने जिस कारण से वो आए थे उसका लाभ लिया और लाभ लेने के बाद वो लोग चले गए और अपनी कुछ चीज़ें यहाँ छोड़कर चले गए। वो विचारों के रूप में हो, सामान के रूप में हो, वो उनके यहाँ के कल्चर के रूप में हो, यहाँ छोड़ के चले गए। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें छूटी उसमें। ये अपना बेसिक जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उनके बारे में बताया गया कि भाई उन्होंने जो है यहाँ के लोगों में फूट डालो, शासन करो की नीति सबसे पहले अप्लाई करी। उन्होंने देखा कि कमज़ोर कहाँ पर हमारा तबका है और यहाँ के लोगों को हम कैसे अपने कंट्रोल में लेंगे। तो उन्होंने देखा कि दो लोगों को आपस में फाइट करा दो,
इसकी बात उससे करो, उसकी बात उससे करो, दोनों को लड़ा दो और उसके बाद में दोनों के हितैषी बनकर उनको अपने कंट्रोल से चलाओ। तो जब उन्होंने ये काम प्रारंभ किया तो उनको लगा कि ये इजी है, इससे हम जल्दी इन लोगों को कैप्चर कर ले रहे हैं और ये अपने निहित स्वार्थों में जूझ रहे हैं। जब काफ़ी दिन ये करने लगे तो कुछ हमारे यहाँ के लोग होशियार थे, उन्होंने समझा कि यार ये तो इस तरह से कर रहे हैं, अब इससे तो हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा और धीरे धीरे करके कब्जा भी करते चले जा रहे हैं और अपनी नीति रीति को लगा रहे हैं। तो होशियार लोगों ने ये देखा तो उन लोगों ने इसका प्रतिकार करना शुरू किया, प्रतिरोध करना शुरू किया, विरोध करना शुरू करा। तो अंग्रेज इससे भी एडवांस सोचने लगे। उन्होंने क्या किया कि इन्हीं में से कुछ लोगों को, जो राजा नहीं थे, जो कॉमन प्रजा में लोग थे लेकिन अपने निहित स्वार्थों के लिए कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने चूज किया। क्योंकि मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा थी, हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, इन दो कम्युनिटी में खासकर उन्होंने क्या किया कि हिंदू में उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा और अपने इंप्रेशन के माध्यम से लोगों के बड़े समुदाय को मोटिवेट कर सकता था, उसको चुना और उसको एक खिताब इन्होंने तैयार किया राय बहादुर का, और वो उसको दे देते थे। इस तरह के तमाम प्रकार के पद दे देते थे जो स्वयं गणित पद होते थे, इनके जरिए से स्वयं बनाए हुए। उसके बाद मुस्लिम्स में ये खान बहादुर बना देते थे उनको। उसके बाद क्या होता था, उनको इतनी सुविधा और इतनी भोग विलासिता की व्यवस्था उनके लिए अवेलेबल करा देते थे कि उनको जो है काहिलियत से वो लोग भर जाते थे और इनके लिए काम करते थे। पब्लिक की इन्फॉर्मेशन ला के देना और कहाँ पर क्या चीज़ें लोगों ने सहेज के रखी हैं इनको इन्फॉर्मेशन देना, ये लोग उसको ला के लूट लेते थे, पनिशमेंट देते थे कॉमन आदमियों को, इनोसेंट पीपल्स को ये लोग सजा देते थे। ये एक क्रम धीरे धीरे एक साथ में इतना बड़ा देश कब्जे में नहीं लिया उन्होंने, बहुत सारी एक्टिविटीज यहां पर करी। अब जो खान बहादुर और राय बहादुर टाइप के जो पद इन्होंने दिए, उनको ये अपने देश जाने की परमिशन देते थे, वहाँ जाकर वहाँ के कल्चर में रचने बसने और वहाँ के खान पान को सहज तरीके से स्वीकार करना, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के जो उनकी जो रिलीजियस जो थॉट्स थे उनको भी ये उस पर उन लोगों को उससे भी इंटरकनेक्ट करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी संख्या सूबे के हिसाब से, सूबे मीन्स जो आज हम प्रदेश कहते हैं, स्टेट कहते हैं, इस हिसाब से भी उनकी संख्या बढ़ने लगी, किनकी, राय बहादुर और खान बहादुरों की। और वो लोग वहाँ पर, उनके बच्चे भी पढ़ते थे वहाँ, और ब्रिटेन में ब्रिटानिया हुकूमत जो यहाँ थी उनके वहाँ पर स्कूल्स थे, उनको परमिशन थी कि हर तरह से वो यूँ तो हिंदू हूँ, यूँ तो इंडियन हूँ, यूँ तो यहाँ के मुस्लिम्स हूँ, लेकिन वो उनकी जो इंटरनल जो सोल है वो ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से बना लें, उनकी आत्मा अंग्रेज हो जाए। ऐसा कुछ उनका एक ट्रेंड चलता था जो जिसको लगभग कामयाब हुए। तो उनके बच्चे वहाँ एजुकेशन लेते थे, एजुकेशन लेने के बाद में कुछ वहीं रच बस गए, कुछ यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद में उस अंग्रेजी भाषा के लिए इन्होंने कॉन्वेंट्स खोले, जिन स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम का नाम दिया गया, और उस इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर तैयार किया गया पूरे देश में। इंग्लिश बोलने वाले लोगों को अलग से तरजीह दी जाने लगी। अंग्रेजी भाषा चूँकि ज़्यादातर जहाँ तक उनके उपनिवेश थे ब्रिटेन के, इंग्लिश को वहाँ तक फैलाव था और इंग्लिश भाषा को इन्होंने ग्लोबल भाषा के रूप में प्रचारित किया कि भाई सहज तरीके से अंग्रेजी हर जगह बोली जाती है। हमारे देश के लोगों ने भी उसको अडॉप्ट किया, भाई ठीक है, और कई जगह पर तो ये भी कहा गया इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के वो लोग जो ब्रिटेन से सहज रूप से अपने आप को जोड़ चुके थे, उन लोगों ने इसको स्वीकार भी किया और हमारे लोगों के बीच में आज़ादी के बाद में बड़े इत्मीनान से इस बात को रखा कि हाँ, अंग्रेजी एक क्लास लैंग्वेज है, एक सुपीरियर लैंग्वेज है। और इंग्लिश मीडियम्स के स्कूल बनाने पर प्रमोट किया गया, इंग्लिश एकेडमीज़ बनी, अंग्रेजी बोलने वालों को समाज में अलग प्रकार का दर्जा देने की बात आई और वो दिया भी गया। तो इस तरह से अंग्रेजी, अच्छा, और जो लोग उनके उस कैटेगरी में शामिल थे, सहज तरीके से अंग्रेजी का आदान प्रदान कर लेते थे, बोल लेते थे अंग्रेजी तो वो एक कैटेगरी बन गई। उसमें लोगों ने धर्म भी नहीं देखा, जाति भी नहीं देखी, क्षेत्र भी नहीं देखा, जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ, उस क्लास में कोई कुरीतियाँ नहीं, वो लोग मिलजुल कर आपस में रहते थे, वो एक अलग किस्म, और वही एलीड क्लास माना गया और जिसने पूरे देश को लीड करना शुरू करा।
उसमें हमारे जो राजा महाराजा लोग थे पुराने ज़माने में, वो लोग बाद में देश आज़ाद होने के बाद में उनकी जो ज़मीनें थी, उनके जो वो तो भू कानून जब आया तो वितरित हो गया कॉमन लोगों में। तो लेकिन वो राजा, वो महाराजा, वो किंग, वो लोग, वो भी उन देशों में रहकर आए, उनके परिवार भी वहाँ पढ़ते लिखते थे, वो भी उसी क्लास में शामिल हो गए। तो उसको बाद में धीरे धीरे उन्हीं लोगों के पास में इंडस्ट्रीज थी, उन्हीं लोगों के पास में रोजगार थे, उन्हीं लोगों के पास में, तो उनको कहा गया क्रीमी लेयर है। धीरे धीरे बाद के दिनों में उसको क्रीमी लेयर कह दिया गया कि भाई दूध को गर्म किया, उसमें मक्खन मलाई जम गई तो मलाई लग गई, तो उसको कहा गया कि भाई ये क्रीम है इसकी। तो उसी तरीके से पूरे देश की क्रीम और क्रीमी लेयर, जो पैसे से सक्षम थे, बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे, और जिनका एक रहन सहन अलग किस्म का था, और जिन लोगों को एक क्लास नाम दिया गया और वो उस तरह के आ गए। अब क्या हुआ कि देश की कुल संख्या का ये 15 से 20% लोग थे, और 80% लोग कैसे हमारे देश में, वो लोग जो मध्यम वर्गीय हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, या उससे भी छोटे जो हमारे क्लास हैं आर्थिक दृष्टिकोण से या संपन्नता के दृष्टिकोण से, उन लोगों की संख्या 80% के अराउंड हमारे देश में रही है। तो उन लोगों से ही पैसा कमाना था, उन लोगों पर ही रूल करना था, लोकतंत्र के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर जो है वो काम वही करने थे। लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके माध्यम से जो हमको राइट्स मिले हैं, उनकी चर्चा करते रहो, लेकिन काम वही करो जो पहले हो रहे थे। अब वो पूरे देश में एक अंग्रेजी का वातावरण बनाया गया। मुझे तो मुझे 20, 25, 30 साल पहले का वो वातावरण, जब तेजी से ये चीज़ें हो चुकी थी और कुछ बची थी, हो रही थी, वो स्मरण आता है। यूपी बोर्ड में आज भी उसकी प्रासंगिकता देखिए, उसका उदाहरण एक मैं देता हूँ। यूपी बोर्ड सबसे बड़ा प्रदेश ये है, यहाँ पर का ये बोर्ड, जो कि पूरे एशिया में और वैश्विक स्तर पर भी इसकी मान्यताएं, इसकी उपमाएं और इसकी इंपॉर्टेंस और इसका जो लेआउट था, इसका पूरा सिस्टम था, वर्किंग, और इसका जो सिलेबस था, उस पूरे को उस लेवल पर स्थान मिला। और ये माना जाता था कि यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाला होगा और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लायक नॉलेज देने वाला हमारा ये यूपी बोर्ड है। बड़ा विस्तृत उसका सिलेबस रहता था और बड़े गर्व के साथ लोग उसको पढ़ते थे। अब देखिए, उस एलीट क्लास ने, उस इंग्लिश मीडियम के वातावरण ने क्या माहौल बनाया कि यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम। अब आप देखिए, आज भी पढ़े लिखे तमाम प्रशासनिक हलकों में जो अधिकारी हैं या हमारे देश के जो, और इवन मैं बताता हूं कि जो टीचिंग प्रोफेशन में, सरकारी प्राइमरी, प्राथमिक में, माध्यमिक में, उच्चतर स्टडीज़ में जो टीचर्स हैं, वो भी ये मैसेज, इस चीज़ को मानते हैं कि यूपी बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम और सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम। जब कभी उनसे चर्चा होती है इस बारे में तो, और वो अपना यूपी बोर्ड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और अपने बच्चे को कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम के नाम पर पढ़ाते हैं भारी फीस देकर। तो उनको ये कभी सवाल उनसे पूछा गया तो कहते भाई वैसा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम है ना, इसीलिए बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करने, तो इसीलिए हम उसको सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के बेहतर स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। अब जब पढ़े लिखे लोगों का यह हालत है, जब प्रशासनिक लेवल पर जो लोग बीएसए के रूप में, बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में, डीआईएस के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में, या और भी जो प्रशासनिक पदों पर अधिकारी हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट की पर्सन हैं, और वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि यूपी बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम। तो इस पर हम लोगों ने बड़ा विचार किया। अब आप देखिए कि जिस भी बोर्ड में क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, तो उस वक्त लिखा रहता है बोर्ड के फॉर्म में, आप इंग्लिश मीडियम लेंगे कि हिंदी मीडियम लेंगे, और क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में आता है। तो आप बताइए, ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी रही जिसके तहत स्टेट के बोर्डों को
स्टेट के बोर्डों को आपने कह दिया कि ये हिंदी मीडियम है और सिर्फ सीबीएसई इंग्लिश मीडियम है और आईसीएसई और ये आईएससी ये बोर्ड इंग्लिश मीडियम है। और इसको मानने वाले और इसको मनवाने वाले लोगों की संख्या आज भी बहुत बड़े पैमाने पर है। वो वही क्रीमी लेयर के लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम के नाम पर इंस्टीट्यूट बनवाते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं, कॉलेजेस बनवाते हैं, वहां का वातावरण, वहां का नाम, वहां का माहौल उस तरह का बनाते हैं कि गरीब व्यक्ति ललचा के वहां जाता है और उनसे एक भारी पैमाने पर धनराशि की वसूली होती है और वहां का माहौल उस बच्चे को और उसके पेरेंट्स को, दोनों को एक बहुत बड़ी खाई, दोनों की भावनाओं, इमोशंस के बीच में खोद देते हैं वो लोग खाई। जब तक आपका बच्चा इंटरमीडिएट पास करके निकलता है तब तक वो इतना दूर हो चुका होता है इमोशंस और भावनाओं से आपसे कि बच्चा सवाल करता है आपसे कि भाई आपने हमको पढ़ाया लिखाया तो कोई एहसान नहीं किया है। और जब माँ रुमासी होकर अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करी, तुमको पढ़ाया लिखाया, हम लोगों ने ये किया वो किया, हमारे परिवार ने संघर्ष करके ये, और आज तुम इस तरह, वो कहता देखो हमें इमोशनल मत करो, हमें इमोशनल मत करो, हम पर आएगी तो हम कर लेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, जब पैदा किया है तुमने तो तुमको पालन पोषण तुम्हें करना ही था और हम अगर पैदा करेंगे तो हम भी कर लेंगे, इसमें कोई प्रैक्टिकल रहो और ज़्यादा हमें इमोशनल मत करो। ऐसा कहने वाले बच्चों की संख्या हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आखिर आप एजुकेशन को किस तरफ दिशा में इंग्लिश मीडियम के नाम पर मोड़ कर ले जा रहे हो, ये कितना बड़ा विषय है, सोचकर देखिए आप। और मैं आपको दावे के साथ में बता रहा हूं, आंकड़े हमारे पास में मौजूद हैं कि जो इंग्लिश मीडियम की बात करने वाले लोग हैं, उन लोगों के और उस तरह के वातावरण पर बच्चे को पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे जब 12वीं पास करते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ 2 बातें रहती हैं, एक अदद नौकरी, एक ऐसे सपनों का राजकुमार या राजकुमारी जिसको देखने के लिए वो इतने सालों में उनको स्कूल ने ही वो वातावरण प्रोवाइड कराया। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का वातावरण उन्होंने स्कूल ने ही उनको प्रोवाइड कराया है, वो भी उनके उस एकेडमिक कल्चर का ही एक हिस्सा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, और यकीन करेंगे भी तो उसको मानते समय या जानते समय आप कांप जाएंगे कि बच्चा बचपन से क्लास दर क्लास वो 3री 4थी 5वीं 6ठी 8वीं 10वीं इन क्लासों में धीरे धीरे वो इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति एक प्रकार का आकर्षण पैदा करने का वातावरण वो लोग देते हैं। बच्चा किसी भी प्रकार की त्रुटि कॉलेजों में करता है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होता है, बालक बालिका के प्रति, बालक बालिका के प्रति और बालिका बालक के प्रति। उस वातावरण को वो लोग साइलेंट मोड में प्रमोट कर रहे होते हैं और बच्चा धीरे 1-2 साल के बाद में उस माहौल का आदी हो जाता है। तो वो मम्मी पापा से भी अपने कहता है पापा बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत ही बढ़िया है, मजा आ रहा है पापा, पढ़ाई बहुत अच्छी, मैथ वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाली मैम तो बहुत नॉलेज वाली हैं। देखिए वो ये स्टेटमेंट देने लगता है क्योंकि उसे अपना कंफर्ट जोन वहां मिल रहा होता है, ये हम आपसे बताना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण और भी है कि जब उस माहौल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे भावनाओं से आपसे दूर हो रहा है और आपको लग रहा है कि, और आपको ये दिखाया जाता है कि ये देखिए बच्चे इतने सारे कंपटीशन में हमारे निकल गए, ये हो गया, आज इस नाम पर आप पैसा जमा करो, हम आपके बच्चों को इस ट्रिप पे ले जा रहे हैं, आज इस नाम पे पैसा जमा करो, हम आपके बच्चे को विदेश भेज रहे हैं, 1 हफ्ता वो बाहर कंट्री में कहीं रहकर आएगा और पैसा भी आपका ही लग रहा है उसमें और भेज रहे हैं वो। आप खुद ही भेज लीजिए किसी तरीके से अपने बच्चे को, खुद जाके लेकर जाइए, दिखा के लाइए। यस, घूमना जाना, बाहर जाना, नई नई चीजें देखना बच्चे के लिए जरूरी है, लेकिन किसके साथ? आपके साथ। और किस तरह कि आपके साथ बच्चा भावनाओं के साथ इंटरकनेक्ट रहे। पैसा आप दे रहे हैं और हर साल जब बच्चा क्लास बाय क्लास बढ़ता चला जा रहा है, आपके ऊपर में एक प्रकार का प्रेशर भी आ रहा है। बच्चे की पढ़ाई आपने ठीक करनी है, कोचिंग्स आपने लगानी है, बच्चे को एडिशनल सप्लीमेंट के रूप में जो कुछ भी देना है, वो चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, चाहे उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो,
चाहे उसके मोटिवेशन से रिलेटेड हो, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। इंस्टीट्यूट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है और न लेते हैं। और इंटरमीडिएट पास करता है जब बच्चा, या हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में बैठता है या पहली बार पास करता है, तो आप देखिए आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है वहां पर। कि प्रेशर कैसा कि रिजल्ट भी आपने मेहनत करके ही दिलाना है। तो 60% से ऊपर प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर में है। और उसके बाद में जब इंटरमीडिएट पास करने के बाद में जब बच्चे का एक स्वरूप, और इस स्थिति में बच्चा आ चुका होता है कि अगर आप अपने मित्र के जरिए, अपने पारिवारिक किसी फैमिली फ्रेंड के जरिए बच्चे को मोटिवेट कराने की कोशिश करते हो, तो उसकी साइकोलॉजी इतनी तेज होती है, वो समझ जाता है कि मम्मी पापा इनके जरिए मुझे मोटिवेट करना चाह रहे हैं, और वो और इरिटेट हो जाता है। तो धीरे 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 आपके बाद का जीवन बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक, जिस बच्चे को आपने अपने ओल्ड एज में कुछ नहीं तो इमोशंस के सहारे ही आपका सहारा बने, एक अच्छा वातावरण बने, प्रेम स्नेह का वातावरण बने, बच्चा आपसे जुड़ाव महसूस करे और आप बच्चे के साथ में अपने आप को खुश रह पाएं, वो खुशी आपसे छिन जाती है। उसके बाद आप यकीन जानिए उसका कोई सॉल्यूशन दूसरा होता नहीं है, वो चीज़ सुधर नहीं पाती है। बहुत ज़्यादा संस्कार आपके हैं, आपके जीन्स में बहुत अच्छी चीज़ें थी, तो बच्चा आपके सामने कहेगा कुछ नहीं, चुपचाप आपकी बात सुन लेगा, जी पापा जी मम्मी कर देगा, लेकिन भावनाओं से वो आपसे कभी नहीं जुड़ पाएगा। और इसके दुष्परिणाम ज़्यादातर ये होते हैं कि आजकल के वातावरण में प्रेम विवाह का जो कॉन्सेप्ट है उसको बल देने के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत ही कामयाब है, बहुत ही कारगर है। बच्चा लेकर ही किसी को आ गया, या बेटी किसी के साथ में कमिटेड हो गए, आपके सामने खड़ी हो गई, आप कर क्या पाओगे? आप लाचार हो। और अगर कोई भी पेरेंट्स अगर ये सोचें कि नहीं हमारे पास में हम जो चाहेंगे कर लेंगे और हमारे हिसाब से हमारे बच्चे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप फेल हो चुके होते हैं, आपका पीछे सब लुट चुका है, और ऐसे लुटा कि आप पलक भी झपकाने का मौका आपको नहीं मिला और सब कुछ आपका साफ हो चुका है। अब आप बताइए कि ना बेटा आपके हाथ में, ना बेटी आपके हाथ में, ना परिवार आपके हाथ में, और आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सिचुएशन पर आप क्या कर सकते हैं, ये सुझाव मैं चाहता हूं आप कमेंट्स में जरूर मुझे लिखकर भेजें, या पर्सनली मेरे नंबर पर मुझे जरूर बताएं, क्योंकि जो बात आज आपसे हम कह रहे हैं ये 25-30 साल के अपने अनुभव के बाद में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो और महत्वपूर्ण है। वो पहलू क्या है कि जब हमने ये देखा कि इस तरह से हो रहा है, कॉन्वेंट्स में यही हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में यही के नाम पर यही हो रहा है, तो हमने देखा कि हम जिन संस्थाओं में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं खुद, उन संस्थाओं में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, जो मध्यम वर्गीय परिवार, अच्छा हाँ, एक चीज इन्हीं क्रीमी लेयर के लोगों ने फैलाया, मध्यम वर्गीय परिवार, और देश में कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार ज्यादा हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवारों की संख्या भी बहुत कम है। मध्यम परिवार भी वो होंगे जिनके परिवारों में 4, 6, 10, 20 करोड़ रुपया हो, वो मध्यम परिवार हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि 4-5 करोड़ रुपया भी जिनके पास में रखा हुआ हो एसेट्स के अलावा, वो मध्यम वर्गीय परिवार हैं। आप मुझे बताओ कि 5, 4, 10 लाख रुपया जिन परिवारों के पास है, जो 10, 20, 50 लाख रुपए के अंदर चल रहे हैं, ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से भी नीचे के परिवार हैं, उनकी संख्या है ज्यादा। और हम कहां पर खड़े हैं अपने आप से आप पूछिए। तो हमने जब ये सर्वे किया, हमने कहा कि तो मध्यम वर्गीय परिवारों के नाम पर हमको गुमराह करने का काम वहां पर भी हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि हम इस बात को अपने विद्यार्थियों के बीच में इंप्लीमेंट कैसे करें, इस पर बड़ा चिंतन हम लोगों ने शुरू करा। तो हम लोगों ने कहा, भाई जो भी अभिभावक हम लोगों के संपर्क में आते हो, कहते हैं साहब आपके यहाँ इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ना। तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि इंग्लिश एक साधारण विषय है, उस विषय के लिए इस प्रकार की कारण क्या है कि 3-4 पीढ़ियों से हम सब के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, हाँ इंग्लिश मीडियम वो बैठ गया है सबकॉन्शियस माइंड में। अब हम इंग्लिश मीडियम के प्रति हम नहीं सीख पाए, हमारे बुजुर्ग नहीं सीख पाए उनके, तो हम सीखेंगे, हम सीख के रहेंगे, हम उस लेवल पर जा पाएंगे, ऐसी एक जुनून है। उसके लिए कितना भी पैसा कौड़ी, घर परिवार बेचने को लोग राजी बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
इंग्लिश मीडियम और आपके अंदर ऐसे लालच आए, अंग्रेजी के प्रति ऐसा जुनून आए, यही तो वो लोग चाहते हैं। और आपकी संख्या ज्यादा है, धीरे 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 करके आपसे रेवेन्यू जनरेट करके वो लोग अपना उल्लू तो साध रहे हैं, आप कहां खड़े हो? अरे मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझो, अंग्रेजी एक सिंपल साधारण एक भाषा मात्र है। उस भाषा के जरिए 3-4 पीढ़ियां हमारे देश की, और ये बहुत बड़ा एक ऐसा रैकेट उस क्रीमी लेयर के लोगों ने, उस तरह के लोगों ने, अंग्रेजी बोलने वालों ने, अंग्रेजी भाषी लोगों ने बनाया, और जिसके चलते आप जानकर ताज्जुब आपको होगा, देश में जो करप्शन का आज पेरीमीटर है, देश के अंदर में भ्रष्टाचार का जो पेरीमीटर है, और पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा लोग जो कॉमन आदमियों के टैक्स के पैसे से जो अपना वेतन ले रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते, उन लोगों के प्रति नफरत की भावना है। और देश में कितने प्रकार की बुराइयां विद्यमान हैं, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो इसके बैकग्राउंड में आप जाओगे तो आप पाओगे कि ये जो क्रीमी लेयर अंग्रेजी मीडियम के माध्यम से बनी, पैसा कौड़ी के माध्यम से ये लोग ताकतवर बने, इन लोगों ने के दिमाग में इमोशंस देश के प्रति, संस्कृति के प्रति कभी नहीं आ पाई। और इन लोगों ने किया क्या कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, रंगरूप के नाम पर, भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर किसी न किसी प्रकार का उपद्रव समाज में व्याप्त रहे, और ये मजे से 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, 12 स्टार बनाते रहे, उन्हीं के उसी वातावरण में अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जीते रहे हैं। न कॉलोनी कभी इन्होंने देखी, न बस्तियां देखी, न गलियां देखी, न फ्लाईओवरों के नीचे जिस तरीके से लोग अपनी जिंदगी, पाइपों के अंदर लोग अपनी गृहस्थी बसाकर रह रहे हैं, इन्होंने झुग्गी झोपड़ियां नहीं देखी, इन्होंने गांव खेत खलिहान नहीं देखे। और लेकिन इनके दिमाग से इस देश की पूरी स्ट्रेटेजी तय होती है, देश का पूरा कल्चर। अब आप देखिए, हमारे संस्कृति, हमारे देश की परंपराओं की दुहाई देने वाले, चिल्ला चिल्ला कर इसकी बात करने वाले ये लोग जानते हैं कि कल्चर की बात करके ये लोग इमोशनल होंगे, ये कल्चर में फंसे रहें और हम मौज लें। आप देखिए, देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, इनको छोड़ दिया इन्होंने किनके लिए? लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, लोअर लोगों के लिए, पुअर पीपल्स के लिए ये सब छोड़ दिए। तीज त्योहारों के नाम पर बाजार पूरी तरीके से भरे पड़े हैं, पटे पड़े हैं। सामान कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी। भगवान के लिए, मां के लिए चुनरी कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी। और ये लोग उस एलीट क्लास में आते हैं जहां इनकी दुनिया ही अलग है। कोई कॉमन आदमी उस दुनिया में जब जाएगा तो उसे लगेगा अरे तो स्वर्ग है भाई, कभी देखा ही नहीं उसने। वो उस जिंदगी को जीते हैं और हमारे लिए छोड़ देते हैं। वैलेंटाइन डे इस समाज में ये लाए। हमारे जमाने में तो माता पिता दिवस हुआ, मातृ पितृ सेवा, उनकी पूजा अर्चना का वातावरण सिखाने का काम होता था। हमारे गुरुकुलों में माँ बाप को भगवान का रूप, गुरुकुलों में हमारे ऋषि मुनि, हमारे टीचर सिखाते थे। वो कल्चर कहाँ गया? वैलेंटाइन डे का कल्चर ये लाए। ये हर प्रकार का ऐसा कल्चर बाजारों के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि बाजारें इनकी हैं, व्यापार इनके हैं। उन व्यापारों के पूरी लगामें इन बड़े लोगों के हाथों में है, जो अंग्रेजी का वातावरण के पैरोकार हैं, लंबरदार हैं, और उनके पूरी तरीके से उनके रक्षक हैं, और उनको पूरी तरीके से संरक्षण देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी मार्केट की लगाम इनके हाथों में। और ये कोई न कोई नया त्योहार लेकर आ जाते हैं, और नया नया कोई ऐसा कल्चर लेकर आ जाएंगे, नई पीढ़ी लट्टू की तरह उसमें घूमती है। ताज्जुब तो तब मुझे हो गया कि जब देवभूमि उत्तराखंड में गणपति की मूर्तियां विसर्जित करने लगे लोग, जिस गणपति को माना गया हमारे पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में कि गणपति महाराज की वो रहने की जगह थी, देवभूमि देवताओं के रहने की जगह बताई गई है। कोई हमने मनगढ़ंत कहानी तो कही नहीं, जो हमें किताबों में पढ़ाया गया वही हम बता रहे हैं। तो वो वहां भी लोग विसर्जन करने लगे। पति पत्नी के प्रेम और उनके समर्पण के लिए करवा चौथ का जो व्रत महिलाएं रखती हैं, उनके उस एक मर्यादा में
एक मर्यादा में उसको रखा जाने का रिवाज था। उसको इतना ज्यादा जो है एक ग्लैमरस लुक देकर बाजारों में खरीदारी करने के लिए लालायित करके, और इंस्टॉलमेंट के आधार पर आपको सब मिल जाएगा। आप इंस्टॉलमेंट दीजिए, भरने के लिए तैयार हो जाइए, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, 2 चीज लेकर जाइए। आप या तो मर जाएंगे या आप जिंदा रहेंगे, तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो मेरे अभिभावक बंधुओं, ये इतना बड़ा सिस्टम है जिसको समझने के लिए हम बीच बीच में सत्र लाते रहेंगे। आज का विषय इंग्लिश मीडियम, उस पर हमने जो काम किया वो आपको बताना चाह रहा हूं। ये मैंने बीच में थोड़ा सा विषय को मोड़ा है ताकि आप समझ पाएं कि मैं किस कॉन्सेप्ट को आप तक लाना चाह रहा हूं। उसके बाद में हुआ क्या कि हम लोगों ने सर्वे किया और देखा कि राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए। सरकारी जो जिला स्तर पर जो शरणालय होते हैं, अनाथ बच्चों के लिए होते हैं, जो बच्चे कम उम्र में अपराध कर लेते हैं, उनको रखा जाता है। कहीं पर महिलाएं हमारी शोषित हैं, उनको रखा जाता है। समाज के वंचित वर्ग के लोगों को इनको पढ़ाने लिखाने का, एजुकेट करने का, और जो ये हमारे जेलों में बंद हमारे अपराधी के रूप में जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी काउंसलिंग कैसे होगी, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाएगा, इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। और मैं बड़े गर्व के साथ आप लोगों से इस बात को डिस्कस करता हूं कि हम आप सभी लोग उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो कैटेगरी भोग रही है, जो कैटेगरी इस कष्ट से दो चार हो रही है तिल तिल। और आप यकीन नहीं करिए कि उस कैटेगरी पर जब हमने काम करना शुरू करा, हमने देखा बड़ी मेधा है विद्यार्थियों के अंदर में, और हमने अंग्रेजी इंग्लिश को, भाषा को नाम दिया उस वक्त इजी लैंग्वेज, सरल भाषा। और विश्व की सबसे सरल भाषा, इसका नाम हमने दिया इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द होल वर्ल्ड। और आप विद्यार्थियों को इस बात को समझाना शुरू करा। और सबसे बड़ा बाधा, जब हमने अंग्रेजी भाषा को इजी लैंग्वेज बोला, तो सबसे बड़ी बाधा हमारे अंग्रेजी के अध्यापकों ने शुरू कर दी। उन्होंने कहा, साहब ये क्या हो रहा है? तो अंग्रेजी भाषा को इजी लैंग्वेज और अंग्रेजी के टीचर को इजी लैंग्वेज का टीचर हम लोगों ने कहना शुरू करा। और उसके पीछे हमारा मोटिव था कि हम बच्चों के दिमाग में अंग्रेजी का भय खत्म कर पाएं और सामान्य तरीके से अंग्रेजी सीखने के लिए उनको तैयार कर पाएं। सबसे पहले तो ये करें। अंग्रेजी के शिक्षकों का आक्रोश, उसको भी हमें झेलना पड़ा। उन्होंने कहा, भाई इजी लैंग्वेज के टीचर, हम तो सुप्रीम रहते थे स्कूल के अंदर में, हमारा तो अलग ही तरह का इंप्रेशन रहता था। तो उन लोगों ने इंग्लिश ग्रामर को और ग्रामर के फार्मूलाज जो अप्लाई होंगे लिखने पढ़ने में, बोलने में, उनका प्रेशर बनाना शुरू करा विद्यार्थियों के ऊपर में। हमने कहा, फिर विद्यार्थी टूट गए। हमने कहा भाई, फिर हम लोगों ने इस पर फिर दोबारा से रिसर्च किया, देखा कि कैसे बच्चे सहज हो पाएंगे। सबसे पहला इंग्लिश के टीचरों का मोटिवेशन शुरू करा। जब उनको अपॉइंट करते थे, उनसे कहते थे, भाई देखो, आप अपना ज़्यादा ज्ञान घर रख कर आइए, उतना ही लाइए जितना हमारे फार्मूले में फिट हो। हमें जैसे बच्चों को पढ़ाना है, हमने तय किए हैं पैमाने, पेरीमीटर, हमने तय किया फार्मूला, उसके हिसाब से आप पढ़ाएंगे, आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। हम जानते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के समय कैसे पढ़ाना पड़ेगा, हम जानते हैं कि कॉमन क्लास कैसे पढ़ानी पड़ेगी, हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास कैसे पढ़ानी पड़ेगी, हम जानते हैं कि बच्चे को सहज तरीके से खुश रख के कैसे पढ़ाना है, ये हम जानते हैं। जो टीचर अपॉइंट हो गए वो हमारे फार्मूले को अडॉप्ट करिए, आप हमारी कॉपी कर कर पढ़ाइए, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा तजुर्बा, ज़्यादा सब घर रख कर आइए। इसको पहले इम्प्लीमेंट हम लोगों ने किया। उसके बाद में हम लोगों ने दूसरा, मेरी इस वीडियो को कुछ टीचर सुन रहे होंगे, कुछ पढ़ाने वाले लोग, कुछ स्कूल चलाने वाले लोग, कुछ कोचिंग चलाने, मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसको 1-2 बार जरूर देखें और हमारे इस मर्म को समझने की कोशिश करें जो हम लोगों ने जिया है। और अभी इस विषय पर मैं बाद में रखूंगा बात अपनी। पहले यह कह लूं कि हमने जब टीचरों को मोटिवेट करना शुरू करा, टीचर मोटिवेट हुए, जो नहीं हो पाए उनको हटाया गया। फिर अपने विद्यार्थियों को हमने कहा कि देखो भाई, तुम सहज तरीके से बोलना शुरू करो, तुम कुछ भी बोलो। पहली बार आए हो, तुमने अंग्रेजी कभी बोली नहीं, तो तुमको कहना है कि मैडम मे आई कम इन,
तो कम इन कह दो यार, ठीक है, अगला आदमी समझ रहा है तुम आना चाह रहे हो, तो बोलना तो शुरू करो, एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो हो। अब जैसे ही वो कम इन कह रहा है तो मैम पहले ही लेक्चर कर देंगी उसका कि अरे ऐसे क्यों बोला तुमने, तुम्हें तो ये सेंटेंस बोलना चाहिए, इतना भी तुम्हें नहीं आता क्या। अब बच्चा होपलेस हो गया, वो दूसरी बार से बोलेगा नहीं। तो हमने विद्यार्थियों से कहा, मैंने कहा शब्दों से बोलना शुरू करो, तुम नहीं बना पा रहे हो सेंटेंस, डजंट मैटर, तुम बोलो, शब्द बोलो आपस में। तुम्हें लंच को शेयर करना है, दो दोस्त बैसे हो आपस में, अपना रोटी का टुकड़ा तुम्हें पता नहीं क्या सेंटेंस बनाना है, तुम कह दो ईट, वो कहेगा हाँ यस। ऐसे बच्चे, तो इस तरह की छोटे छोटे प्रयोगों को हमने विद्यार्थियों को कहना शुरू करा। तो शब्द से बच्चे समझ रहे हैं, एक वो जो कह रहा है, एक वो जो सुन रहा है। कहने वाले की बात सुनने वाले को समझ में आ गई, सुनने वाले ने भी एक शब्द बोल दिया, वो समझ गया, दैट्स इट। इस पर हमने बच्चों को पहले सहज किया अपने यहां। उसके बाद हमने कहा कि ये जो व्याकरण का पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन है, इसको छोड़ो, तुम सिर्फ अब सेंटेंस बनाना शुरू करो, उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी छोड़ो, बस तुम्हारी चीज समझ में आ रही हो। तो विद्यार्थियों ने वो करना शुरू करा, देखिए। और वो बच्चे कौन थे? किसी के पापा संघर्ष करके अपने गांव के छोटे से गांव से निकालकर उसको शहर में पढ़ने के लिए लेकर आए, और उन्होंने देखा कि जहां फीस भी बहुत ज्यादा ना हो, संस्कार भी अच्छे हों, मेरा बच्चा पढ़ भी अच्छा ले, वो लेकर आया बच्चे को हमारे पास में। पेरेंट्स या तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे, या कहीं वो रंगने पोतने का काम कर रहे हैं, कहीं वो सड़क के किनारे ठेला लगाने का काम कर रहे हैं, कहीं वो रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिम्मत देखिए उस गार्जियन की, वो अपने छोटे से जिले से इस उद्देश्य के साथ में महानगर में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए लेकर आए कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ेगा। लेकिन लाते समय उनकी भी सोच यही थी, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी सिखाऊंगा, अंग्रेजी के माध्यम से मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले उनको हम कहते नहीं, ये बात उनको समझाते, उनके समझ में नहीं आता। हमने कहा पहले इनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाई दो, छुट्टी कर लो, उसके बाद समझाएंगे। तो अब हमने उन पर काम करना शुरू करा। तो बच्चों ने धीरे धीरे सहज तरीके से उसको, टीचर्स को से रिक्वेस्ट करी, उनका माहौल बनाया। हमने कहा भाई जब एसएसटी आप पढ़ाते हो, इंग्लिश में बुक है, तो लगभग आप 70% अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करिए क्लास के अंदर में। उन्होंने भी बड़ा मदद किया, मैथ्स के टीचर्स ने बड़ी मदद करी। हमने कहा कि जो सहज नहीं है बोलने में, वो भी शब्दों का प्रयोग करो अपने विद्यार्थियों के साथ में। लोग, मैं रियली अपने इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स की तारीफ करूंगा कि जिनके अंदर डेडिकेशन था, कमिटमेंट था, पैशन था और डिवोशन था अपने काम के प्रति, नॉलेज थी सब्जेक्ट की, लेकिन वो अंग्रेजी में सहज नहीं थे। क्योंकि गांव खेड़े के पढ़े हुए टीचर जिनको यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम का ताना हमेशा मिलता रहा, वो टीचर, लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज बड़ी शार्प। उनको मैंने बैठाया ऐसी सहज तरीके से, मैंने कहा यार क्यों ना हो कि इस अंग्रेजी के इस बड़े पहाड़ से टक्कर लेने के लिए इसको बोलना शुरू क्यों ना किया जाए। तो उन लोगों ने बोला सर आपके साथ में हम लोग जरूर करेंगे, और शुरुआत कैसे करें बताइए। तो उनको मोटिवेशन दिया गया, छोटे तरीके से शुरू करा, और उस तरीके को हम लेकर आए और हमने अपने विद्यार्थियों के बीच में रखा। आज मैं आप लोगों के साथ में गर्व से कह सकता हूं कि मेरे यहां, मेरे हाथ के नीचे पढ़ने वाले विद्यार्थी, जिनमें 6 साल 8 साल से जो निरंतर हमारे संपर्क में, और इतनी गजब की, इतनी सरलता से इतना अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले मेरे बच्चे हैं, जो साधारण सामान्य से सामान्य परिवारों के बच्चे हैं। और जो कोई ऐसे विद्यार्थी मेरे यहां जो तथाकथित इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों से आते हैं, जहां पर कहा जाता है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी का माहौल है, वहां के विद्यार्थी आते हैं, और मैं आपको दावे के साथ बिल्कुल दिल की बात बोल रहा हूं, वो ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी ढंग से लिख पाते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, वो उनके अंदर भी उस भावना को हम डालते हैं। वो बच्चे बोलते हैं कि साहब आज तक तो हम कभी ऐसे, किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, सब वहां पर प्रैक्टिकल है सिस्टम, सब लोगों को वेतन फिक्स है, सुविधाएं फिक्स हैं, तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं, वो कुछ करें ना करें, बस दिन गुजर जाए, शांत व्यवस्था बनी रहे, कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, कोई कंप्लेंट कहीं ना हो, दिन गुजर जाए, दैट्स इट। इसी पे काम हो रहा है। तो हमारे प्रयोग उनमें भी कामयाब, जो हमारे यहां बच्चा परमानेंट पढ़ रहा था, और मैं
दावे के साथ आप लोगों से कहता हूं कि कभी आइए, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, ऐसे लोग भी आए जो इस वीडियो से जिनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, नहीं यार जाने वास्तव में ये जो कह रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है। आप लोग आइए, मैं मिलाता हूं आपको, आप उन बच्चों से उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछिए और उसके बाद उनसे बात करिए। ऐसे भी मेरे यहाँ विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो एडमिशन कराने आए थे तो जिन्होंने कहा कि हम हिंदी मीडियम के हैं साहब, हम हिंदी में ही मैथ्स पढ़ेंगे, हिंदी में ही हम SST पढ़ेंगे, हिंदी में ही हम साइंस पढ़ेंगे, हमारे बस का नहीं है, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े। 9वीं में ऐसे विद्यार्थी, 8th में ऐसे विद्यार्थी हमारे यहाँ जब पहुँचे तो हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया और क्या ज़बरदस्त मेधा साहब। और आज 11वीं 12वीं में विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, 2-3 साल का टाइम है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम कहने वाले विद्यालयों के किसी विद्यार्थी से मेरे बच्चों को बैठा दो आप, रिक्शा पुलिंग करने वाले मेरे अभिभावक के बेटे को या बेटी को बैठा दो आप, तो मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि आपका भी माथा, आपका भी गर्व से आपका सर भी, सीना भी चौड़ा हो जाएगा कि हमारे वो गरीब परिवारों के बच्चे किस तरह से अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। और इंग्लिश को हम लोग इजी लैंग्वेज बोलते हैं। और अब हमने एक नया प्रयोग शुरू किया है कि हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, पॉइनियर, ऐसे इंग्लिश के तमाम पेपर्स अपने यहाँ जो हमारे आते हैं रेगुलर, हम हर रोज पेपर पढ़ने के बाद दूसरे दिन वो किसी भी रोल नंबर वाइज चल रहा है सिस्टम, बच्चों को एक एक देते रहते हैं। और बच्चों से कहा गया है कि न्यूज़पेपर को पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, उसका उच्चारण सही हो इस हिसाब से पढ़िए, वर्ड जो उसमें डिफिकल्ट हैं उन पर टिक लगा लीजिए, उसी न्यूज़पेपर में पेंसिल से लिखिए। और सेशन के लास्ट में आपको सेशन में मान लीजिए 2 न्यूज़पेपर मिल पाए तो वो दोनों न्यूज़पेपर में से मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया था, एक द हिंदू था, आप उसको लेकर आइए, उसी के आधार पर उसी के टॉपिक्स पर आपसे कन्वर्सेशन होगा, उसी पर हम इंग्लिश इजी लैंग्वेज का टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकल लेंगे, ओरल लेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे उसी के टॉपिक्स, और आपसे पूछा जाएगा किस टॉप पेज नंबर पर क्या न्यूज़ है, और उस न्यूज़ पर जिस दिन वो न्यूज़पेपर आपको मिला उस दिन वो न्यूज़ की सिचुएशन क्या थी। आज एग्जाम्पल के तौर पर आज जो है यहाँ पर हमारे देश की बॉर्डर्स पे तमाम प्रकार के ऐसे आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जेंजू आंदोलन अभी हुआ है, इसमें कुछ देशों में हुई जो एक्टिविटीज़ हुई हैं उस पर, और यहाँ अभी हमारे जो है कई कंट्रीज़ की आपस में जो वॉर की स्थिति आई है, उन देशों के बारे में हम कैसे जो करंट सिचुएशन है, इजराइल का मसला हो, गाजा में कोई लड़ाई लड़ी जा रही हो, या लद्दाख की सिचुएशन आज क्या है, और 6 महीने के बाद में हम आपसे टेस्ट लेंगे, इसी न्यूज़पेपर के लेकर आप हमारे पास आओगे और लद्दाख की करंट सिचुएशन भी आप बताओगे क्या हुआ, और सारा इजी लैंग्वेज में चर्चा होगी हमारी। इसके लिए विद्यार्थी अपने आप को तैयार कर रहा है। अब आज इजराइल में हमास के जरिए क्या हो रहा है, अमेरिका ने जो वैन्स हमारे देश में लगाए, जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनके क्या परिणाम हैं, इकोनॉमी क्या बोल रही है, ये 6 महीने बाद क्या बोलेगी। आप आज के न्यूज़पेपर और 6 महीने बाद करंट अफेयर्स के हिसाब से तैयार होकर आप इजी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए हमारे सामने खड़े होंगे। तो विद्यार्थी जुड़ा है खबरों के साथ, विद्यार्थी जुड़ा है करंट अफेयर्स के साथ में। विद्यार्थी को किसी भी दिन हम खड़ा कर देते हैं पूरी असेंबली में कि भाई कहां तक तुम्हारा इजी लैंग्वेज पहुंचा, किसी टॉपिक पर शुरू हो जाओ। विद्यार्थी तुरंत अप टू डेट है, वो तुरंत चालू हो जाता है। कुछ विद्यार्थियों के साथ में मुझे मौका लगा, मैं आगरा गया था तो लोगों ने कहा साहब ताजमहल देखने जाना है। जिस रिक्शे में बैठकर गए, रिक्शे वाला इतनी गजब की अंग्रेजी बोल रहा है। तो मैंने अपने विद्यार्थियों से बोला, मैंने कहा देखो वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो इतनी जबरदस्त स्पेनिश, पुर्तगीज और ब्रिटिश, जर्मन और चाइनीज, इतनी रशियन, इतनी फ्लुएंट तरीके से बोलने वाले रिक्शा चालक मिल जाएंगे आपको। कारण कि उन देशों के लोग जाते हैं, ताजमहल को बताया गया किस चीज़ का प्रतीक है, उसको देखने की उनको जिज्ञासा है, वहाँ जाते हैं। अब उनको कुछ बोलना नहीं आएगा, यहाँ के लोगों को तो प्रॉब्लम्स थी, तो रिक्शे वाले इतने होशियार कि वो सीख गए। अब उन्हीं को ढूंढा जाता है, वही लोग उनको। तो देखिए, भाषा सीखना, स्कूल नहीं गए,
उन्होंने कभी 10th पास नहीं की, कभी 12th पास नहीं की, कभी कोई वो नहीं, लेकिन इंग्लिश, वो एक इंग्लिश के एक अच्छे प्रोफेसर से अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बच्चा जब घर में अंग्रेजी बोलेगा, बच्चा जब घर में अंग्रेजी बोलने के लिए इन सब ट्रिक्स को, मेथड्स को, तरीकों को जब हम अप्लाई करते हैं, आपके बच्चे को सिखाते हैं कि जाके घर में बोलना, प्रैक्टिस करना, अकेले कमरे में शीशे के सामने जोर जोर से बोलना, तुम देखोगे कि एक व्यक्ति सामने है जिसकी फेस एक्सप्रेशन तुमको दिखाई पड़ेंगे, जो बोल रहा होगा तो तुम्हें उसकी भाव भंगिमाएं दिखाई पड़ेंगी, उसका फेस रीडिंग करो, देखो हेजिटेट तो नहीं कर रहा। तो ऐसे बच्चे प्रैक्टिस हमारी करते हैं। तो जब वो घर में इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, आप भी सहज हो जाओ, इजी लैंग्वेज मानो। और आजकल के तो माता पिता पढ़े लिखे हैं और वो खुद भी इस भावना को समझ पाएंगे। आप खुद इन्वॉल्व हो जाओ ना उनके साथ में, 3 महीने का समय लगेगा, पूरे घर के लोग गिटर पिटर दुनिया की सबसे सरल भाषा सीख जाएंगे। संस्कृत सीखने बैठो, हिंदी को ढंग से जानने लगो, जिस भाषा को रोज हम इस्तेमाल करते हैं उसी में हम तमाम प्रकार की त्रुटियां करते हैं। अब उर्दू बहुत ही मीठी प्यारी भाषा है, उसको सीखने में तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें कोई मशक्कत नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से हटाइए डर की भावना। परिवार के लोग, माँ पिता और भाई बहन जो यहाँ पढ़ रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हो, या जो इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने घरों में, ऐसा वातावरण बनाइए। और एक बार तो मुझे ध्यान है कि शहरों में एक अफ्रीकन हब्सी की फोटो थी जिसके बाल नहीं थे और बिल्कुल ब्लैक कलर, और आप यकीन नहीं करोगे उसके कान में कुंडल बांधे हुए हैं और नीचे लिखा है कि ब्रिटिश इंग्लिश सीखिए। तो हमारे समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। ये उन क्रीमी लेयर के लोगों की एक सोची समझी चाल, मैं कहूंगा कि कॉमन आदमी की संख्या ज्यादा है, वो ललक है सीखने की, और उनको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे पोस्टर शहरों में लगाए जाते थे, इंग्लिश सीखो, ब्रिटिश इंग्लिश, फलानी इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, और उसमें हब्सी बनाया हुआ है और वो पूरा उसके कान में कुंडल हैं, और वो देख दो। हम सोचते थे यार इससे अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। तो ऐसा कंफ्यूजन खत्म करके अपने दिल दिमाग में सरल तरीके से रखिए कि दुनिया की सबसे, और सरल भाषा तो मानिए, तुच्छ भाषाहीन भाषा मानकर जानकर, क्योंकि हमें अपने पे गर्व है ना, अपने गर्व को हम अपने गर्व के स्थान पर रखेंगे और उसको उस लेवल पर इतना गजब का आप बोलना सीख जाएंगे। मेरे विद्यार्थी तो सीखने वाले हैं, प्रॉमिस हो चुका है उनसे हमारा, लेकिन आप भी सीखें। और जब मेरे पास आए तो मेरे से बात करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप ये कहेंगे कि सर हम आपकी बात से मोटिवेट होकर इसको करने लगे, तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बहुत मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी जो आज छोटी कक्षाओं में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी संस्था में, तो उनमें जो उनकी माएँ हैं वो भी हमारी बेटियां समान हैं। वो आती हैं तो वो चूँकि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो, और अपने परिवार का लालन पालन करने में जुटी हैं अपने बच्चों का। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम साधारण एक गृहिणी मान के मत चलो, तुम एक माँ हो और इस अपने परिवार का एक बेटा या बेटी को तैयार नहीं कर रही हो, तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा पैरोकार तैयार कर रही हो, एक ऐसा सुपर एक इंस्पिरेशन पैदा कर रही हो, उसको बना रही हो, गढ़ रही हो। तुम तो उसको गढ़ने वाली एक बहुत ही एक जिम्मेदार, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो। तो तुम भी इन छोटी छोटी बातों में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, ऐसा मैं कहता हूं, और वो मेरी बात मानती भी हैं। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। हम कई बार सहज तरीके से गांव में चले जाते हैं, तो गांव में जाते हैं तो गांव में लोगों के साथ में गांव के लोगों को अवेयर करते हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए तमाम सरकारी जो पढ़ाई के जरिए हैं, वो जो कि हम लोगों ने ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अपनी संस्थाओं में उन पर विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। तो वहाँ पर भी हमको ऐसे लोगों के अंदर में जब हम ये बातें बताते हैं तो लोगों के समझ में आने लग जाता है। तो मैं इस बात पर आप लोगों को चाहूँगा कि परिवार में ऐसा माहौल बने, इस सरल भाषा को सीखने के लिए शब्दों से ही शुरुआत होए, और इसमें हम अपने कल्चर से फलाने कहीं से कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी सीखेंगे, सहज तरीके से सीखेंगे, कोई डर नहीं रहेगा उसको सीखने में, धीरे धीरे सीखेंगे। 2, 3, 4 महीने के अंदर हम उनको पारंगत कर देंगे, ये मेरा भरोसा, मेरा वायदा है आप लोगों से। बस उसके लिए जो डर है उसको खत्म करिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो इंप्रेशन है आपके दिमाग में ना, उस इंप्रेशन को खत्म करिए। कुछ नहीं है ये,
और जिस दिन आप सहज तरीके से बोलने लगेंगे, आपको मजा आने लगेगा और आप समझ जाएंगे कि ये जो मैंने आपको पूरा षड्यंत्र बताया है, ये तब आप रियलाइज करेंगे कि वास्तव में ये कितनी बड़ी बात हमने आपसे कही। हम अपनी बात आपको बताते हुए इस बात को समाप्त करेंगे। कक्षा 5 तक हम लोगों ने गांव के विद्यालयों में पढ़ा है, जहां पर उस जमाने में इंग्लिश भाषा होती ही नहीं थी। छठी से ABCD पढ़ाया जाता था। अल्फाबेट्स की शुरुआत 6th से की जाती थी। तो छठी से अल्फाबेट्स की शुरुआत होती थी और मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, मेरे माता पिता ने मुझे 5वीं तक उस विद्यालय से निकालकर सीधे छठी में तथाकथित ऐसे विद्यालय में एडमिशन करा दिया जो इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम का जहां हुआ था। और मैं तो अंग्रेजी का A B ये लिखना नहीं जान पा रहा था और वहां अंग्रेजी में अच्छा खासा एक विषय था। तो उस चीज को किस तरह से फेस करते हैं विद्यार्थी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और मेरे बहुत सारे श्रोता बंधु इस सब चीजों से दो चार हुए होंगे। और आज हम जब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें लगता है कि उस वक्त अच्छा बड़ी पीड़ा भी थी। और वो जो वातावरण की जो मैंने चर्चा आपसे की है, ये वातावरण का जो प्रेशर है बहुत दिन तक हमारे साथ में लगा रहा। वो तो जब हम पढ़ने पढ़ाने के काम में पूरी तरीके से बज गए, लग गए, चीजें समझ में आने लगी, अपने डाउट्स। और मुझे ये दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों के जरिए भी यही ग्लैमर और यही जो है माहौल को प्रमोट किया जाता था। ये बहुत गलत होता था, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश विषय के अध्यापक बंधुओं, मैं आपसे भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी विषय को सहज तरीके से विद्यार्थियों को सीखने के लिए उनके अंदर में भावनाओं को पैदा करने की जरूरत है। आप इस मिशन में योगदान दीजिए। हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करेंगे। हम अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, अस्मिता के लिए समर्पित रहेंगे। लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इंग्लिश भाषा को सहज भाषा के, सरल भाषा के रूप में सीखेंगे। हम मौका मिलेगा हम चाइनीज़ सीखेंगे, मौका मिलेगा हम जर्मन सीखेंगे, हम पुर्तगीज़ सीखेंगे, हम मौका मिलेगा तो विभिन्न देशों की भाषाएं भी अगर हमें सीखने का मौका मिलेगा हम ज़रूर सीखेंगे। और ये जो भाव आज के इस कुटुंब प्रबोधन के सत्र के माध्यम से मैंने आपको दिए, मुझे निश्चित रूप में भरोसा है कि आप मेरी भावनाओं तक पहुंचेंगे और मुझे इस मिशन को आगे मजबूती के साथ ले जाने में मेरा सहयोग करेंगे। और बच्चों के साथ में एक प्यार और स्नेह का वातावरण घर में बना के रखेंगे और भावनात्मक रूप से अपने बच्चों के शैक्षणिक जीवन में दिल से दिल मिला रहेगा। और इंटरमीडिएट पास करने के बाद आपका और आपके बच्चों की बॉन्डिंग और मजबूत होगी और पूरे जिंदगी आपके बच्चे, आपका परिवार एक होगा। आपके समर्पण की भावनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। हमारी जो पौराणिक मर्यादाएं थी, जो मान्यताएं थी एक परिवार को लेकर, वो मर्यादाएं और मान्यताओं का आपका परिवार एक शानदार उदाहरण बनेगा। जब जब जिन जिन विषयों पर आपको डाउट होगा इन सारे मसलों पर, तो आप मुझसे सीधे संपर्क स्थापित करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी। जो विद्यार्थी हमारे संपर्क में हैं, अभिभावक हैं, वो भी, और जो नहीं है, जो इसको सुन रहे हैं, वो भी इसी बात के साथ अपने इस दिल की भावनाओं को जो मैंने आपसे शेयर किया, आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं हमेशा आपका कृतज्ञ रहूँगा। इसको फॉलो करिए, अपने परिवार को शानदार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करिए। यही हमारा मिशन है। इसी के साथ आपको सादर प्रणाम, नमस्कार।